हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सीटेड एस्पिरेंट्स? तो आई होप कि आप लोग सब अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर SST पेपर 2 को पहले कवर करेंगे और उसके साथ 1 to 5th के लिए भी हम काम करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है पॉलिटी क्लास 6 NCERT, जिसका टॉपिक है विविधता। तो आखिरकार हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि विविधता क्या होती है। जैसे आप सोचिए, आप एक अच्छे टीचर बन जाते हो, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, और जो मेन एग्जाम होता है उसे क्लियर कर लेते हो, और उसके बाद आप बच्चों को जब पढ़ा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक निकल कर आएगा कि आखिरकार विविधता है क्या, किसे कहते हैं विविधता। तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि आप किस तरह से बच्चों को समझाएंगे कि विविधता किसे कहते हैं और वो किस तरह से समझ सकते हैं। तो उसी के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो विविधता होती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो कई तरह के होते हैं। आप अपने ही इंडिया में ले लो, यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाते हो या थोड़ी दूर में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। बट वहीं पर यदि आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो आप पूरी तरह से डिफरेंशिएट पाएंगे कि वहां पर बहुत ज्यादा चीजें चेंज रहती हैं। सबसे पहले वहां की लैंग्वेज चेंज रहेगी, वहां का जो पहनावा होगा वो चेंज रहेगा, खाना पीना जो होता है वो भी चेंज रहता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब एक जगह की चीजें दूसरी जगह पर नहीं मिलती हैं तो उसे ही विविधता कहते हैं। और दूसरी तरह से हम ऐसे इसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बालक है, वो नॉर्मल सा बच्चा है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो थोड़ा सा दूसरी तरह के हैं, तो वहां पर भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक हाइट में थोड़ा सा कम है या फिर इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर आप डिफरेंसेस देख पाओगे। और यहाँ पर बच्चों के समझाने के लिए तो यही ज्यादा बेहतर होगा कि जो धर्म होता है, रहन सहन होते हैं, खान पान और जो त्योहार है, ये सारी विभिन्नताएं जो होती हैं वो विविधता को शो करती हैं। बट बाद में आप देखोगे तो हम इंडियन ही कहलाते हैं। हमारे स्टेट भले ही यहाँ पर अलग 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 टाइप के हों, वहाँ की सारी भाषाएं जो हैं, खान पान है, वो अलग हो, लेकिन जो हम बाद में कहे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर चलती हूँ, क्योंकि इधर उधर ज्यादा भटकने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमको अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ओके, तो एक यहाँ पर दोस्त है जिसका नाम है समीर, उसके बारे में बात की गई है और उसके दोस्तों के बारे में बात की गई है, और वो किस तरह से अपने दोस्तों को बनाता है उसके बारे में भी बात की गई है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो विविधता है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। तो मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझाना चाहूंगी कि जैसे देखिए, डिफरेंसेस हैं। जब आप एक दूसरे जो आपके दोस्त बनेंगे वो कुछ और अलग जानते होंगे। कोई जैसे आपकी मदर टंग तो दूसरी है, बट जो आपका दोस्त है उसकी मदर टंग दूसरी है, वो कहीं दूसरे स्थान से आया है या दूसरे स्टेट से आया है। जैसे कि KVS में देखने को मिलता है। KVS में अलग अलग जो स्टेट होते हैं वहां से स्टूडेंट्स आते हैं। तो हो सकता है ये समझ लो कि जो KVS में एक बच्चा है वो कई सारे डिफरेंसेस वाले बच्चों को एक साथ देखता है, और उनमें से किसी एक को दोस्त या फिर मतलब कई सारे उसके दोस्त हो सकते हैं, तो वो उनसे कुछ सीखेगा या फिर अपने आप को डिमोटिवेट करेगा। आप ही बताइए। तो यहाँ पर यही बात निकल कर आएगी कि वो कुछ ना कुछ उनसे सीखेगा और फिर वो अपने ऊपर उसे अप्लाई करेगा, और उसे जो आता होगा वो उन लोगों को भी सिखाएगा, जिससे कि जो हमारा जीवन है वो और भी ज्यादा एम्पावर हो जाएगा और ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। भाषा की विविधता के बारे में बात करें तो हमारे देश में जैसे देखिए बहुत सारे स्टेट हैं, उनमें सभी में ज्यादातर जो भाषाएं होती हैं वो अलग अलग ही बोली जाती हैं, कुछ में कॉमन भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे बिहार को ले लीजिए, तो बिहार में बिहारी बोली जाती है। आपको तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बट आप ट्राई करोगे तो उतना सही तरीके से उस लहजे में नहीं बात कर पाओगे।
वहीं पर यदि आप केरला जाते हैं तो वहां की जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर हम लद्दाख की बात करने वाले हैं और फिर जो इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी में राज्य दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लद्दाख और केरल को। तो लद्दाख एक ऐसा राज्य है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है वहां पर रेगिस्तान पाया जाता है और यहाँ पर इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि वहां ठंड भी पड़ती है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। तो लद्दाख में देखोगे कि पहाड़ी एरिया होती है, वहां पर डिजर्ट भी होते हैं, तो वहां पर जो खेती है ना वो बहुत ही कम होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। तो लद्दाख जो है वहां पर बहुत ज्यादा आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, जैसे कि जो नॉर्मल से स्टेट होते हैं वहां पर आप हर तरह के पेड़ पौधे देखने को पाओगे, लेकिन जो लद्दाख है ना वहां पर ज्यादा पेड़ नहीं होते हैं क्योंकि वहां ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही होती है और वहां पर ठंड के साथ साथ जो है कि रेगिस्तान भी रहता है, पहाड़ भी रहते हैं, तो हर तरह का जो प्लेस है वहां पर देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो वहां जो लद्दाख है ना वहां का जो एरिया होता है वहां पर पानी की कमी पाई जाती है। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो लोग वहां पर पानी के लिए ना जो बर्फ पिघलती है उसका यूज करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, देखिए जो बकरी है ना, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से जो होते हैं वो पूछे जाते हैं सीटेट में। तो जो बकरी है उसका नाम पूछ सकते हैं कि उससे कौन सी ऊन बनती है, ये पूछ सकते हैं। तो उससे जो ऊन बनती है उसे पश्मीना ऊन कहते हैं। आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सी ऊन बनती है? पश्मीना ऊन बनती है। यह ऊन कीमती है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसका जो रेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इससे जो बनते हैं ना वो पश्मीना शॉल होती है जो कि बहुत ही महंगी होती है और ये इतनी ज्यादा मतलब ठंड को रोकने के लिए काम करती है कि बहुत अच्छी ऊन होती है, इस वजह से इसमें ठंड नहीं लगती है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो लद्दाख में बकरी पाई जाती है उससे जो ऊन होती है उससे कौन से शॉल को बनाया जाता है, तो आप बताओगे कि वहां पश्मीना शाल बनाया जाता है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी जो पॉइंट है, मतलब जितना कलर किया गया है ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट ही है। तो जो लद्दाख के लोग होते हैं वो ऊन को पहले निकालते हैं, फिर उसको कश्मीर के जो व्यापारी होते हैं उन्हें बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बनती हैं और यदि पूछा जाए कि जो पश्मीना शॉल है उनका निर्माण कहाँ किया जाता है तो वो कश्मीर में बनती है। देखिए जो लद्दाख है वहां पर ये जो ऊन है पश्मीना ऊन वो पाई जाती है क्योंकि वहां पर पश्मीना ऊन इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो बकरियां जो होती हैं वो लद्दाख में होती हैं। और फिर यदि पूछा जाए कि ये शाल कहाँ पर बनाई जाती हैं तो वो कश्मीर में लाकर बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, एक तरह का ये मतलब छेना होता है और मांस खाते हैं क्योंकि उनको अपने आप को गर्म भी रखना होता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी लेते हैं जिससे कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। हर एक परिवार के पास कुछ गाय होती है, बकरी होती है और याक होता है। याक जो मतलब कि लद्दाख जैसे स्थान जो ठंडे प्लेस होते हैं वहां पर पाया जाता है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ज्यादा ध्यान से डिस्कस करेंगे और जो अन्य पॉइंट है उन्हें कम डिस्कस करेंगे। तो रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आजकल तिब्बत कहा जाता है।
तो लद्दाख है वहां पर बहुत ज्यादा लोग आकर्षित भी होते थे कि वो वहां से व्यापार करें, और उस स्थान का जो मध्य एशिया से होकर जो गुजरता है उस इलाके को बोलते हैं तिब्बत। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और ये जो बौद्ध धर्म है ना, ये लद्दाख के रास्ते से ही जाकर आगे जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन कई सारे दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्तेमाल धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। 400 साल पहले यहाँ इस्लाम धर्म को कोई नहीं जानता था, उसके बाद ही इस्लाम धर्म यहाँ पर आया, और अब इतनी समय लद्दाख में मुसलमानों की संख्या अच्छी हो गई है। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। यहाँ पर लोग जो गाने होते हैं, कविताएं होती हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे कि इनके संग्रह भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप ये समझो कि गांव में होता है ना, लोग गाना गाते हैं और फिर इस तरह से कुछ रहता है, तो वैसे ही समझो कि मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। तिब्बत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे केसर सागा के नाम से जानते हैं, और वो लद्दाख में बहुत ज्यादा फेमस है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। ये केसर सागा जो मतलब एक ग्रंथ है, इसको जो गाते हैं वो मुसलमान और बौद्ध ये दोनों लोग गाते हैं, और ये स्थानीय रूप में गाया जाता है, और इस पर नाटक भी किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लद्दाख को कवर कर लिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात कर लिए कि लद्दाख में ठंडा है, वहाँ का मौसम रहता है, और रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, और वहाँ जो वर्षा होती है वो काफी समय मतलब वहाँ पर वर्षा होती है लेकिन कम होती है, और वहाँ जो बर्फ है वो बहुत दिनों तक रहती है। जब गर्मी होती है तो बर्फ पिघलती है, तो उसी बर्फ का जो पानी होता है उसे पानी के रूप में यूज किया जाता है। और वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है एक बकरी जो कि लद्दाख में ही पाली जाती है, उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जिसको कश्मीर के लोग बनाते हैं। जो कश्मीरी व्यापारी होते हैं वो उस शॉल को बनाते हैं जिसका नाम है पश्मीना शॉल। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तिब्बत है उसे लद्दाख है उसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, और 400 साल पहले ही यहाँ पर इस्लाम धर्म आया था। अब इतने समय मुसलमान जो है उनकी संख्या काफी बड़ी है, और तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसे केसर सागा के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है लद्दाख में। तो ये इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स थे लद्दाख के बारे में। अब हम बात करेंगे केरल के बारे में। तो देखिए जो केरल है ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है सबसे ज्यादा केरल की ही है। और ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक समुद्र के से घिरा हुआ है। ये जैसे कि आपको यहाँ पर समुद्र दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो केरल है वो समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पर पहाड़ियां हैं। जैसे कि ये पूरा इधर समुद्र है और इसके किनारे यहाँ पर पहाड़ियां हैं, और वो फिर वहीं पर बसा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो केरल में जो सबसे ज्यादा फेमस चीज है तो वो है गरम मसाले। यदि केरल किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गरम मसालों के लिए ज्यादातर जाना जाता है, और इसी वजह से वहाँ का जो व्यापार होता है वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि सभी को गरम मसाले जरूरी हैं। अपने इंडिया में ही इतने यूज किए जाते हैं, और फिर जो ठंडक वाले प्रदेश होते हैं वहां पर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से केरल हमेशा फेमस रहता है और अट्रैक्शन का रीजन भी बनता है।
सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। यहाँ पर जो सबसे पहले आए थे वो अरबी थे और यहूदी थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, जो कि 2000 साल पहले यहाँ आए थे, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं का था। ईसा मसीह के धर्मदूत थे जिनका नाम था संत थॉमस। उन्होंने ही यहाँ पर ईसाई धर्म को लाया था। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो इब्न बतूता जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मुसलमान समुदाय है उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। और फिर आगे वहाँ यहीं पर वास्को डी गामा जब आते हैं समुद्र के माध्यम से, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता तय किया था। पहली बार यदि इंडिया में कोई समुद्री मार्ग से आया था तो उनका नाम था वास्को डी गामा, क्योंकि उतनी समय जो यहाँ पर यूरोप में था, यहाँ पर मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी और मसाले वहाँ यूरोप में नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग खोजा और फिर वो केरल में कालीकट प्लेस पर आते हैं और फिर यहाँ पर समुद्री रास्ता की खोज करते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जो केरल के लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे धर्म माने जाते हैं, जैसे कि यहूदी हो गए, इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई धर्म, हिंदू एवं बौद्ध धर्म। ये सारे धर्म यहाँ पर लोग मानते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना अपना धर्म अनुपालन करते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तो यदि ये पूछा जाए कि जो चीनी जाल होते हैं वो किससे मिलते हैं, तो यहाँ पर इंडिया में जो जाल पाए जाते हैं उनसे मिलते हैं और उनको क्या कहा जाता है, चीन वाला के नाम से जाना जाता है। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि ये चीना चट्टी जैसे हो गया और चीना वाला हो गया, तो इससे ये पता चलता है कि इसका जो उद्भव हुआ है वो चीन में ही हुआ होगा। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो ये भी इम्पोर्टेंट की फैक्ट बन जाता है कि केरल की जो जमीन है वो किस तरह की है, तो ये फर्टाइल है, मतलब कि उपजाऊ है और यहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि केरल के लोग खाते क्या हैं, तो वो मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं और चावल अच्छे तरीके से, मतलब कि काफी संख्या में खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देखिए जो केरल है वहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है, वहां रेगिस्तान होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है और यहीं पर यदि आप केरल में देखोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। हमेशा पूरे सालों के साल यहाँ पर गर्मी रहती है, यहाँ कभी ठंड नहीं पड़ती है। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां है ना वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। इधर देखिए लद्दाख को भी चीनियों ने प्रभावित किया था और उधर केरल को भी प्रभावित किया था, क्योंकि हमको दोनों जगह चीजें मिल रही हैं चीन से रिलेटेड और अरब के लोग जो थे उनसे भी रिलेटेड मिल रही हैं। जो व्यापारी हैं वो किसी न किसी तरह से इंडिया को प्रभावित कर रहे थे। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। तो यहाँ पर जैसे जो केरल है ना, यहाँ पर केरल की बात करें तो ये मसालों के लिए फेमस है और वहीं पर यदि लद्दाख की बात करें तो वो अपनी पश्मीना ऊन के लिए फेमस है। तो इस तरह से जो भौगोलिक क्षेत्र है और सांस्कृतिक क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इनका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा गहरा समझ में आता है। और इसी तरह से जो इंडिया है वो एक दूसरे से जुड़ा
जुड़ी हुई है। यहाँ पर जिस तरह से आप विविधताएं देखने को पाओगे, उसी तरह से यहाँ पर आपको जो संबंध है इनके बहुत गहरे समझ में आएंगे। तो आई होप कि विविधता तो आपको समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ मैंने एकता को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। विविधता में एकता किस तरह से, अब जैसे देखिए आप कन्याकुमारी इधर और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि अलग अलग दिखते हैं, बट जब आप इनको मिलाओगे या इनकी सांस्कृतिक विचारों को देखोगे तो सब कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। जैसे कि हमारा जो संविधान है वो मानता है सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है। उनको कोई बाध्य नहीं किया जाता कि आप इस धर्म को मानो या इस धर्म को मानो। इसी तरह से उनका जो वेशभूषा है, खान पान है, वो पूरी तरह से फ्री है। उनको किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाती है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। यहाँ पर आप जितनी विविधता देखने को पाओगे ना, उतने ही ज्यादा उसे ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया के लिए एक ताकत के रूप में है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे कि सब लोग अपने अपने धर्म को या अपने अपने भाषा विभिन्न जो क्षेत्र से आ रहे थे इनको लेकर बैठ जाते, तो ये आज भी पॉसिबल ना होता कि वो अंग्रेजों को भारत से बाहर कर सकते। तो यहाँ पर आपको विविधता के साथ एकता भी देखने को मिलती है। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से उन्होंने विरोध भी किया। और अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। लेकिन ये बात बाद में कहीं न कहीं गलत साबित होती है। पहले तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की जो पॉलिसी थी उसमें कहीं न कहीं सटीक उतर रहे थे, लेकिन बाद में जब सभी जो इंडियन थे वो जब मिलकर एक साथ सामने आते हैं तो वो भारत से अंग्रेजों को बाहर भगाने में कहीं न कहीं सफल होते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर क्लास 6 का एनसीईआरटी का था, वो कंप्लीट हुआ। और आई होप कि वीडियो भी पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।